छठी कक्षा में पढ़ते समय मेरे तरह तरह के सहपाठी थे। एक हरबंस नाम का लड़का था जिसके सब काम अनूठे हुआ करते थे। उसे जब सवाल समझ में नहीं आता तो स्याही की दवात उठाकर पी जाता। उसे किसी ने कह रखा था कि काली स्याही पीने से अक्ल तेज हो जाती है। मास्टर जी गुस्सा होकर उस पर हाथ उठाते तो बेहद ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगता, मार डाला, मास्टर जी ने मार डाला। वे इतनी ज़ोर से चिल्लाता कि आसपास की जमातों के उस्ताद बाहर निकल आते कि क्या हुआ है। मास्टर जी ठिठक कर हाथ नीचा कर लेते। यदि वह उसे पीटने लगते तो हरबंस सीधा उनसे चिपट जाता और ऊंची ऊंची आवाज़ में कहने लगता, अब की माफ़ कर दो जी, आप बादशाह हो जी, आप अकबर महान हो जी, आप सम्राट अशोक हो जी, आप माई बाप हो जी, दादाजी हो जी, परदादाजी हो जी। क्लास के लड़के हंसने लगते और मास्टर जी झेंप कर उसे पीटना छोड़ देते। ऐसा था वह हरबंस। हर आए दिन बाग में से मेंढक पकड़ लाता और कहता कि हाथ पर मेंढक की चर्बी लगा ले तो मास्टर जी के बेंत का कोई असर नहीं होता। हाथ को पता ही नहीं चलता कि बेंत पड़ा है। एक दूसरा सहपाठी था, बोधराज। इससे हम सब डरते थे। जब वह चिकोटी काटता तो लगता जैसे सांप ने डस लिया है। बड़ा जालिम लड़का था। गली की नाली पर जब बर्रे आकर बैठते तो नंगे हाथ से वह बर्रे पकड़कर उसका डंक निकाल लेता और फिर बर्रों की टांग में धागा बांधकर उसे पतंग की तरह उड़ाने की कोशिश करता। बाग में जाते तो फूल पर बैठी तितली को लपक कर पकड़ लेता और दूसरे क्षण उंगलियों के बीच में मसल डालता। अगर मसलता नहीं तो फड़फड़ाती तितली में पिन खोसकर उसे अपनी कॉपी में टांग लेता। उसके बारे में कहा जाता था कि अगर बोधराज को बिच्छू काट ले तो स्वयं बिच्छू मर जाता है। बोधराज का खून इतना कड़वा है कि उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। सारा वक्त उसके हाथ में गुलेल रहती और उसका निशाना अचूक था। पक्षियों के घोंसले पर तो उसकी विशेष कृपा रहती थी। पेड़ के नीचे खड़े होकर वह ऐसा निशाना बांधता कि दूसरे ही क्षण पक्षियों की चौं चौं सुनाई देती और घोंसलों में से तिनके और थिंगलियां टूट टूट कर हवा में छितरने लगते। या वह झट से पेड़ पर चढ़ जाता और घोंसलों में से अंडे निकाल लाता। जब तक वह घोंसलों को तोड़फोड़ नहीं डाले उसे चैन नहीं मिलता था। उसे कभी भी कोई ऐसा खेल नहीं सूझता था जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया गया हो। बोधराज की माँ भी उसे राक्षस कहा करती थी। बोधराज जेब में तरह तरह की चीज़ें रखे घूमता, कभी मैना का बच्चा या तरह तरह के अंडे या कांटेदार झाऊ चूहा। उससे सभी छात्र डरते थे। किसी के साथ झगड़ा हो जाता तो बोधराज सीधा उसकी छाती में टक्कर मारता या उसके हाथ काट खाता। स्कूल के बाद हम लोग तो अपने अपने घरों में चले जाते, मगर बोधराज न जाने कहाँ घूमता रहता। कभी कभी वह हमें तरह तरह के किस्से सुनाता। एक दिन कहने लगा, हमारे घर में एक गोहर रहती है। जानते हो गोह क्या होती है? नहीं जानते? क्या होती है गोह? उसने कहा, गोह सांप जैसा एक जानवर होता है, बालिश्त भर लंबा, मगर उसके पैर होते हैं, 8 पंजे होते हैं। सांप के पैर नहीं होते। हम सिहर उठे। वह बोला, हमारे घर में सीढ़ियों के नीचे गोह रहती है। जिस चीज को वह अपने पंजों से पकड़ ले वह उसे कभी भी नहीं छोड़ती, कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ती। हम सिहर उठे। चोर अपने पास गोह को रखते हैं। वे दीवार फांदने के लिए गोह का इस्तेमाल करते हैं। वे गोह की एक टांग में रस्सी बांध देते हैं, फिर जिस दीवार को फांदना हो रस्सी झुलाकर दीवार के ऊपर फेंकते हैं। दीवार के साथ लगते ही गोह अपने पंजों से दीवार को पकड़ लेती है। उसका पंजा इतना मजबूत होता है कि फिर रस्सी को 10 आदमी भी खींचे तो गोह दीवार को नहीं छोड़ती। चोर उसी रस्सी के सहारे दीवार फांद जाते हैं। मैंने पूछा, फिर दीवार को तुम्हारी गोह छोड़ती कैसे है? ऊपर पहुंचकर चोर उसे थोड़ा सा दूध पिलाते हैं। दूध पीते ही गोह के पंजे ढीले पड़ जाते हैं। इस तरह के किस्से बोधराज हमें सुनाता। उन्हीं दिनों मेरे पिताजी की तरक्की हुई और हम लोग एक बड़े घर में जाकर रहने लगे। घर नहीं था, बंगला था, मगर पुराने ढंग का और शहर के बाहर। फर्श ईंटों के, छत ऊंची ऊंची और ढलवा, कमरे बड़े बड़े, लेकिन दीवार में लगता जैसे गारा भरा हुआ है। बाहर खुली जमीन थी और पेड़ पौधे थे। घर तो अच्छा था मगर बड़ा खाली खाली सा था।
शहर से दूर होने के कारण मेरा कोई दोस्त यार भी वहाँ पर नहीं था। तभी वहाँ बोधराज आने लगा। शायद उसे मालूम हो गया कि वहाँ पर शिकार अच्छा मिलेगा, क्योंकि उस पुराने घर में और घर के आंगन में अनेक पक्षियों के घोंसले थे। आसपास बंदर घूमते थे और घर के बाहर झाड़ियों में नेवलों के 2-1 बिल भी थे। घर के पिछले हिस्से में एक बड़ा कमरा था, जिसमें माँ ने फालतू सामान भरकर गोदाम बना दिया था। यहाँ पर कबूतरों का डेरा था। दिन भर गुटरगूं चलती रहती। वहाँ पर टूटे रोशनदान के पास एक मैना का भी घोंसला था। कमरे के फर्श पर पंख और टूटे घोंसलों के तिनके बिखरे रहते। बोधराज आता तो मैं उसके साथ घूमने निकल जाता। एक बार वह झाऊ चूहा लाया, जिसका काला थूथना और कंटीले बाल देखते ही मैं डर गया। माँ को मेरा बोधराज के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता था, मगर वह जानती थी कि मैं अकेला घर में पड़ा पड़ा क्या करूँगा। माँ भी उसे राक्षस कहती थी और उसे बहुत समझाती थी कि वह गरीब जानवरों को तंग नहीं किया करे। एक दिन माँ मुझसे बोली, अगर तुम्हारे दोस्त को घोंसले तोड़ने में मज़ा आता है तो उससे कहो कि हमारे गोदाम में से घोंसले साफ कर दे। चिड़ियों ने कमरे को बहुत गंदा कर रखा है। मगर माँ, तुम ही तो कहती थी कि जो घोंसले तोड़ता है उसे पाप चढ़ता है। मैं यह थोड़ी कहती हूँ कि पक्षियों को मारे, ये तो पक्षियों पर गुलेल चलाता है, उन्हें मारता है। घोंसले हटाना दूसरी बात है। चुनाचे जब बोधराज घर पर आया तो मैं घर का चक्कर लगाकर उसे पिछवाड़े की ओर गोदाम में ले गया। गोदाम में ताला लगा था। हम ताला खोलकर अंदर गए। शाम हो रही थी और गोदाम के अंदर झुटपुटा सा छाया था। कमरे में पहुँचे तो मुझे लगा जैसे हम किसी जानवर की मांद में पहुँच गए हों। बला की बू थी और फर्श पर बिखरे हुए पंख और पक्षियों की बीट। सच पूछो तो मैं डर गया। मैंने सोचा, यहाँ भी बोधराज अपना घिनौना शिकार खेलेगा। वह घोंसलों को तोड़ तोड़ कर गिराएगा, पक्षियों के पर नोचेगा, उनके अंडे तोड़ेगा, ऐसी सभी बातें करेगा जिससे मेरा दिल दहलता था। न जाने माँ ने क्यों कह दिया था कि इसे गोदाम में ले जाओ और इससे कहो कि गोदाम में घोंसले साफ कर दे। मुझे तो इसके साथ खेलने को भी मना करती थी और अब कह दिया कि घोंसले तोड़ो। मैंने बोधराज की ओर देखा तो उसने गुलेल संभाल ली थी और बड़े चाव से छत के नीचे मैना के घोंसले की ओर देख रहा था। गोदाम की ढलवां छत तिकोन सा बनाती थी। 2 पल्ले ढलवां उतरते थे और नीचे एक लंबा शहतीर कमरे के आर पार डाला गया था। इसी शहतीर पर टूटे हुए रोशनदान के पास ही एक बड़ा सा घोंसला था, जिसमें से उभरे हुए तिनके, रुई के फाहे और लटकती थिंगलियां हमें नजर आ रही थीं। यह मैना का घोंसला था। कबूतर अलग से दूसरी ओर शहतीर पर गुटरगूं कर रहे थे और सारा वक्त शहतीर के ऊपर मटर गश्ती कर रहे थे। बोधराज ने कहा, घोंसले में मैना के बच्चे हैं, और अपनी गुलेल साध ली। तभी मुझे घोंसले में से छोटे छोटे बच्चों की पीली पीली नन्ही चोंचें झांकती नजर आ। बोधराज कह रहा था, देखा, ये विलायती मैना है, इधर घोंसला नहीं बनाती। इसके माँ बाप जरूर अपने काफिले से बिछड़ गए होंगे और यहाँ आकर घोंसला बना लिया। मैंने पूछा, इसके माँ बाप कहाँ हैं? बोधराज ने गुलेल उठाई और कहा, चुग्गा लेने गए हैं, अभी आते ही होंगे। मैं उसे रोकना चाहता था कि घोंसले पर गुलेल नहीं चलाए, पर तभी बोधराज की गुलेल से फर्र की आवाज़ निकली और इसके बाद जोर के टन की आवाज़ आई। गुलेल का कंकड़ घोंसले से न लगकर सीधा छत पर लगा, जहाँ पर टीन की चादरें लगी थी। दोनों चोंच घोंसले के बीच कहीं गायब हो गई और फिर सख्ता सा आ गया। लग रहा था मानो मैना के बच्चे सहम कर चुप हो गए थे। तभी बोधराज ने गुलेल में एक और वार किया। अब की बार कंकड़ शहतीर से लगा। बड़ा अकड़ा करता था। 2 निशाने चूक जाने पर वह बौखला उठा। अब की बार वह थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा। जिस वक्त मैना के बच्चों ने चोंच फिर से उठाई और घोंसले के बाहर झांक कर देखने लगे, उसी समय बोधराज ने तीसरा वार किया। अब की कंकड़ घोंसले के किनारे लगा। 3-4 तिनके और रुई के गाले उड़े और छितरा छितरा कर फर्श की ओर आने लगे, लेकिन घोंसला नहीं गिरा। बोधराज ने फिर से गुलेल तान ली।
तभी कमरे में एक भयानक सा साया डोल गया। हमने नजरें उठाकर देखा, रोशनदान में से आने वाली रोशनी सहसा ढक गई। रोशनदान के सींगचे पर एक बड़ी सी चील पर फैलाए बैठी थी। हम दोनों ठिठक कर उसकी ओर देखने लगे। रोशनदान में बैठी चील भयानक सी लग रही थी। मैंने कहा, यह चील का घोंसला होगा, चील अपने घोंसले में लौटी है। बुधराज ने कहा, नहीं, चील का घोंसला यहाँ कैसे हो सकता है? चील अपना घोंसला पेड़ों पे बनाती है, यह मैना का घोंसला है। उस वक्त घोंसले में से चौं चौं की ऊंची आवाजें आने लगी। घोंसले में बैठी मैना के बच्चे पर फड़फड़ाने लगे और चिल्लाने लगे। हम दोनों निश्चेष्ट से खड़े हो गए, यह देखने के लिए कि चील अब क्या करेगी। हम दोनों टकटकी बांधे चील की ओर देखे जा रहे थे। चील रोशनदान में से अंदर आ गई। उसने अपने पर समेट लिए थे और रोशनदान पर से उतरकर गोदाम के आर पार लगे शहतीर पर उतर आई थी। वह अपना छोटा सिर हिलाती, कभी दाएं और कभी बाएं देखने लगती। मैं चुप था, बोधराज भी चुप था, न जाने क्या सोच रहा था। घोंसले में से बराबर चौं चौं की आवाजें आ रही थीं, बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई थीं। मैना के बच्चे बुरी तरह डर गए थे। बोधराज बोला, यह यहाँ रोज आती होगी। अब मेरी समझ में आया कि क्यों फर्श पर जगह जगह पंख और मांस के लोथड़े बिखरे पड़े रहते हैं। जरूर आए दिन चील घोंसले पर झपट्टा मारती होगी। मांस के टुकड़े और खून से सने इसी की चोंच से गिरते होंगे। बोधराज अभी भी टकटकी बांधे चील की ओर देख रहा था। अब चील धीरे धीरे शहतीर पर चलती हुई घोंसले की ओर बढ़ने लगी और घोंसले में बैठे मैना के बच्चे पर फड़फड़ाने लगे और चीखने लगे। जब से चील रोशनदान पर आकर बैठी थी, मैना के बच्चे चीखे जा रहे थे। बोधराज अब भी मूर्तिवत खड़ा चील की ओर ताके जा रहा था। मैं घबरा उठा। मैंने मन में बार बार कहा, क्या फ़र्क पड़ता है अगर चील मैना के बच्चों को मार डालती है या बोधराज अपनी गुलेल से उन्हें मार डालता है। अगर चील नहीं आती तो इस वक्त तक बोधराज ने मैना का घोंसला नोच डाला होता। तभी बोधराज ने गुलेल उठाई और सीधा निशाना साध दिया। मैंने बोधराज से कहा, चील को मत छेड़ो, वह तुम पर झपटेगी। मगर बोधराज ने मेरी बात नहीं सुनी और गुलेल चला दी। चील को निशाना नहीं लगा। कंकड़ छत से टकराकर नीचे गिर पड़ा और चील ने अपने बड़े बड़े पंख फैलाए और नीचे सिर किए घूरने लगी। चलो यहाँ से निकल चले, मैंने डर कर कहा। बोधराज ने कहा, नहीं, हम चले गए तो चील बच्चों को खा जाएगी। उसके मुंह से ये वाक्य मुझे बड़ा अटपटा लगा। स्वयं ही तो घोंसला तोड़ने के लिए गुलेल उठा लाया था। बोधराज ने एक और निशाना साधा, मगर चील उस शहतीर पर से उड़ी और गोदाम के अंदर पर फैलाए तैरती हुई आधा चक्कर काटकर फिर शहतीर पर जा बैठी। घोंसले में बैठे बच्चे बराबर चौंचों किए जा रहे थे। बोधराज ने झट से गुलेल मुझे थमा दी और जेब से 5-7 कंकड़ निकालकर मेरी हथेली में रखे। तुम चील पर गुलेल चलाओ, चलाते जाओ, उसे बैठने नहीं देना, उसने कहा और स्वयं भागकर दीवार के साथ रखी मेज पर एक टूटी हुई कुर्सी चढ़ा दी और फिर उछलकर मेज पर चढ़ गया और वहां से कुर्सी पर जा खड़ा हुआ। फिर बोधराज ने दोनों हाथ ऊपर को उठाए। जैसे तैसे अपना संतुलन बनाए हुए उसने धीरे से दोनों हाथों से घोंसले को शहतीर पर से उठा लिया और धीरे धीरे कुर्सी पर से उतरकर मेज पर आ गया और घोंसले को थामे हुए छलांग लगा दी। चलो बाहर निकल चलो, उसने कहा और दरवाजे की ओर लपका। हम गोदाम में आ गए। गैराज में एक ही बड़ा दरवाज़ा था और दीवार में एक छोटा सा झरोखा। यहाँ भी गैराज के आर पार लकड़ी का एक शहतीर लगा हुआ था। बोधराज ने कहा, यहाँ पर चील नहीं पहुँच सकती है, और इधर उधर देखने लगा। थोड़ी देर में घोंसले में बैठे मैना के बच्चे चुप हो गए। बोधराज बक्से पर चढ़कर मैना के घर घोंसले में झांकने लगा। मैंने सोचा अभी हाथ बढ़ाकर दोनों बच्चों को एक साथ उठा लेगा, जैसा वह अक्सर किया करता था। फिर भले ही उन्हें जेब में डालकर घूमता फिरे, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह देर तक घोंसले के अंदर झांकता रहा और फिर बोला, थोड़ा पानी लाओ, इन्हें प्यास लगी है। इनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डालेंगे। मैं बाहर गया
और एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले आया। दोनों नन्हे नन्हे बच्चे चोंच ऊपर उठाए हाँफ रहे थे। बोधराज ने उनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डाला और बच्चों को छूने से मुझे मना कर दिया। नहीं, स्वयं उसने छुआ। इन बच्चों के माँ बाप यहाँ कैसे पहुँचेंगे? मैंने पूछा। वे इस झरोके में से आ जाएंगे, वे अपने आप इन्हें ढूंढ निकालेंगे। हम देर तक गैराज में बैठे रहे। बोधराज देर तक मंसूबे बनाता रहा कि वह कैसे रोशनदान को बंद कर देगा ताकि चील कभी गोदाम के अंदर ना आ सके। उस शाम वह चील की ही बातें करता रहा। दूसरे दिन जब बोधराज मेरे घर आया तो ना उसके हाथ में गुलेल थी और ना जेब में कंकड़, बल्कि जेब में बहुत सारा चुग्गा भर कर लाया था। हम दोनों देर तक मैना के बच्चों को चुग्गा खिलाते रहे और उनके करतब देखते रहे।